हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शालिनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। तो कैसे हैं आप लोग? आप लोग की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। तो हम इस समय बात कर रहे हैं हिंदी की। हिंदी में हमने कल बात की थी अव्ययी भाव समास की। आज हम देखेंगे तत्पुरुष समास को। तो इससे पहले आप देखिए, हिंदी में हम जो है केवीएस पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं। ओके, केवीएस पीआरटी का हम 30 में 30 की यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो अगर आप रेगुलर बने रहते हैं क्लास में या क्लास को आप रेगुलर लेते हैं तो आपकी यहाँ से 30 में 30 की पूरी तैयारी हो जाएगी। इसके अलावा केवीएस के अलावा अगर आप रीट दे रहे हैं, ओके, अगर आप रीट दे रहे हैं, चाहे यूपी टेट दे रहे हैं, ओके, चाहे एस्टेट दे रहे हैं, तो कितने भी एग्जाम आप दे रहे हैं जहाँ पर आपकी हिंदी पूछी जाती है, तो उन सभी के लिए आपकी ये क्लास इंपॉर्टेंट है। और आप अगर क्लास आपको ये देखनी है कि कैसी रह रही है, तो आप पिछले वीडियो में जाकर हमारी क्लास को देख सकते हैं। कोई भी समझौता नहीं किया गया है क्लास से, एकदम बढ़िया क्लास आपको दी गई है। जितनी चीज़ें एग्जाम ओरिएंटेड हैं, सारी चीज़ें आपको यहाँ से प्रोवाइड की जा रही हैं। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर 30 में 30 की बात करेंगे केवीएस पीआरटी का। आज हम देखेंगे तत्पुरुष समास को। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर हमारे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। और यहाँ से आपको देखिए, आपको हमने शायद टेलीग्राम में एक चार्ट भी भेज दिया था, उसको देख लीजिएगा पेडागोजी में। तो जो जो उसमें लिखा है वो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपको पढ़नी है। और बाकी एक कोर्स बचा है आपका 510, तो उसको भी हम भेज देंगे। तो चलिए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हम बात करते हैं तत्पुरुष समास की। तो हमने कल अव्ययी भाव समास की बात कर ली थी कि उसमें क्या होता है, उपसर्ग का प्रयोग होता है। अब हम बात करें तत्पुरुष समास की। तो तत्पुरुष समास में क्या होता है कि इसमें क्या होता है, पूर्व पद गौड़ होता है। क्या होता है? पूर्व पद गौड़ होता है तत्पुरुष समास में। आपको यही लाइन इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। पूर्व पद गौड़ तथा उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद प्रधान होता है। कहने का मतलब है कि जो पहला वाला पद होता है वो गौड़ होता है तथा बाद वाला पद जो होता है वो प्रधान होता है। उत्तर पद यानी कि बाद वाला पद जो होता है वो प्रधान होता है, यानी कि वो मुख्य होता है। तो यही चीज़ें आपकी पूछी जाती हैं कि तत्पुरुष समास में कौन सा पद प्रधान होता है। अब हम बात करते हैं, तो हमने इतना जाना तत्पुरुष समास को। अब हम देखते हैं तत्पुरुष समास को। अब ये देखिए, आप एक चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ है, तत्पुरुष समास को, तत्पुरुष समास को परसर्गों के आधार पर, ये इंपॉर्टेंट बनेगा आपके लिए। और इसी के उस पर पूरा आपका तत्पुरुष समास है। परसर्गों के आधार पर 6 भागों में बांटा गया है। 6 भागों में बांटा गया है। ओके, अब बात करें परसर्ग क्या है। तो परसर्ग जो है आपके कारक चिन्ह है। ओके, परसर्ग की हम बात करें तो परसर्ग आपके बहुत लोग नहीं जानते होंगे। तो एक कारक चिन्ह है, यानी कि कारक चिन्हों के आधार पर तत्पुरुष समास को 6 भागों में बांटा गया है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि कारक चिन्ह 8 होते हैं, कर्म से लेके संबोधन तक। तो जिसमें हम कर्ता से लेके संबोधन तक, तो जिसमें से हम कर्ता और संबोधन को ना लेके बाकी बीच के सारे हम विभक्तियों को ले लेते हैं। तो चलिए देखते हैं कि तत्पुरुष समास परसर्गों के आधार पर 6 भागों में होते हैं। और ये कौन कौन से होते हैं तो हम यहाँ पर देख लेते हैं। पहला होता है हमारा कर्म तत्पुरुष। ओके, सबके नाम देखते हैं, फिर एक एक को हम डिटेल में पढ़ते हैं। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, फिर अपादान तत्पुरुष, फिर संबंध तत्पुरुष, फिर क्या होता है, अधिकरण तत्पुरुष। ओके, अधिकरण तत्पुरुष। तो ये हमारे हो गए 6 भाग। देख लेते हैं 6 भाग कौन कौन से हैं। 6 भाग कौन कौन से हैं? कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष और संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। तो ये सारे हो गए। इनको हम ये भी कह सकते हैं द्वितीय विभक्ति या द्वितीय तत्पुरुष भी कह सकते हैं, तृतीय तत्पुरुष भी कहते हैं। फिर हम डिटेल में बताएंगे तो उन चीज़ों को हम लिख देंगे। तो अब देख लेते हैं इनके चिन्ह, यानी परसर्ग चिन्ह कौन कौन से हैं, उनको भी हम यहाँ जानते हैं। फिर डिटेल में एक चीज़ों को पढ़ते हैं। देखिए, कर्म का परसर्ग चिन्ह आपका क्या होगा? को। ओके, तो अभी जब हम समास विग्रह करेंगे तो हमें ये सारी चीज़ें यहाँ पर कंफर्म हो जाएंगी। करण क्या होता है? से या के द्वारा कह सकते हैं, करण तत्पुरुष का। ओके, और फिर संप्रदान का बात करते हैं। संप्रदान मतलब क्या होता है? संप्रदान का कारक चिन्ह क्या होता है? के लिए। और अपादान का होता है से।
से देखिए से यहाँ पे भी है आपका और से यहाँ पे भी आता है, तो से यहाँ पे जो है करण तत्पुरुष का जो से है, तो ये किसी चीज़ों को आपस में जुड़ाव प्रदर्शित करता है। जैसे हमने कहा कि मैं कलम से लिखती हूँ, तो कलम जो है मुझसे जुड़ी हुई है, तो ये से आता है, मैं कलम से लिखती हूँ। जैसे मैंने यहाँ कहा कलम से लिखती हूँ, तो ये चीज़ें आप यहाँ पे स्पष्ट कर लेंगे तो सही रहेगा, कलम से लिखती हूँ। अब तो देखिए जो कलम है वो मेरे हाथ से क्या हुई है, जुड़ी हुई है, तो ये जुड़ाव प्रदर्शित करता है, ये वाला जो से है। और ये जो अपादान तत्पुरुष का से है, तो ये अलग होने के संबंध में बात करता है। ओके, अलग होने के संबंध में बात करता है, अलग होने के संबंध में। जैसे कि हमने बहुत पहले ही सुना था कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो कहाँ गिरते हैं, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। तो पेड़ से जो पत्ते गिरते हैं तो पत्ते बिल्कुल अलग हो जाते हैं, तो उनके जुड़ने की संभावना नहीं रहती है फिर, तो यानी कि बिल्कुल वहाँ अलगाव ये प्रदर्शित करता है। इसलिए अपादान तत्पुरुष में हमारा ये वाला से होता है, से अलग होने के संबंध में, और ये से जुड़ाव के संबंध में एक हिसाब से मान सकते हैं। फिर आता है संबंध, तो संबंध का कारक चिन्ह क्या होता है, का, की, के, अभी सभी चीज़ों का हम प्रयोग करेंगे। फिर आता है अधिकरण, तो अधिकरण का चिन्ह होता है में और पर। ओके, तो आपने ये जाना, हमने देखा कि तत्पुरुष समास को हमने प्रसर्गों के आधार पर छह भागों में बांटा है, कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। तो ये सारे हो गए और इनके हमने चिन्हों को भी जान लिया है। अब हम एक एक को डिटेल में देखेंगे, जो 6 भाग में हमारे तत्पुरुष को बांटा गया है सभी को हम डिटेल में देखेंगे। और यहाँ से आपके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं कि अलग अलग तत्पुरुष समास से, अलग अलग तत्पुरुष से आपके उठा लेते हैं। सीधे सीधे ऐसा पूछा जाता है कि उदाहरण देता है कि कौन सा द्वितीय तत्पुरुष का है, तृतीय तत्पुरुष का है, तो इस हिसाब से पूछे जाते हैं। तो हम इसी आधार पर आपको डिटेल में हम बताते हैं तत्पुरुष समास को। तो आइए हम देखते हैं। तो चलिए हम आगे देखते हैं, जितना कि बोर्ड में हमारा आया है कर्म तत्पुरुष और करण तत्पुरुष दोनों आ गया है, तो हम पहले इन दोनों को जानते हैं, फिर आगे के को भी जानेंगे। तो देखें, पहला हमारा प्रकार क्या था, कर्म तत्पुरुष, जिसे हम द्वितीय विभक्ति भी कह सकते हैं, द्वितीय तत्पुरुष भी कह सकते हैं। आप चाहे विभक्ति लिख दीजिए यहाँ पर, चाहे तत्पुरुष लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो इसमें क्या है, इसको हम देख रहे हैं कि समस्त पद के बीच में कर्म कारक के, समस्त पद के बीच में कर्म कारक के विभक्ति चिन्ह को का प्रयोग होता है। जैसा कि हमने अभी बताया था कि जो कर्म कारक है उसका विभक्ति चिन्ह क्या होता है, को होता है। कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होता है, को होता है, तो इसका को का प्रयोग किया जाता है। यानी कि हमारा समास विग्रह करने पर बीच में को का चिन्ह आना चाहिए, को आना चाहिए जरूर। जैसे हम देखते हैं स्वर्ग प्राप्त, तो क्या हो जाएगा, स्वर्ग को प्राप्त, लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप ऐसे ही जान जाइए। स्वर्ग प्राप्त यानी स्वर्ग को प्राप्त, पॉकेट मार यानी पॉकेट को मार, गगन चुंबी यानी गगन को चूमने वाला, को आया बीच में, पतित पावन, मतदाता, जल पिपासु यानी मत को देने वाला, जल पिपासु जल को पीने वाला। ओके, और पतित पावन यानी पापियों को पवित्र करने वाला। पतित पावन यानी यहाँ पर लिख देते हैं पापियों को पवित्र करने वाला, पापियों को पवित्र करने वाला। बस ये आपका हो गया पवित्र। देखिए को आ गया बीच में, पवित्र करने वाला, तो सभी लिखने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको उदाहरण क्या है यहाँ पर, को करने वाला, उदाहरण की जरूरत है जो आप जान गए हैं। और मतदाता, मत को देने वाला, जल पिपासु जल को पीने वाला, जेब कतरा जैसे पॉकेट मार का ही जेब कतरा होता है, जेब को काटने वाला, विरोध जनक यानी विरोध को जन्म देने वाला, तो यहाँ पर लिख देते हैं विरोध जनक यानी विरोध को जन्म देने वाला, विरोध को जन्म देने वाला, जन्म देने वाला। तो ये कह सकते हैं आपत्तिजनक, आपत्ति को जन्म देने वाला, आपत्ति को जन्म देने वाला। और फिर काट, काट फोड़ यानी काट नहीं लकड़ी को फोड़ने वाला, काट फोड़। मोक्ष प्राप्त यानी मोक्ष को प्राप्त, यश प्राप्त यानी यश को प्राप्त। चलिए एक बार और जानते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है क्या, स्वर्ग प्राप्त यानी कि स्वर्ग को प्राप्त, देख रहे हैं को कारक चिन्ह आ रहा है इसमें। पॉकेट मार यानी पॉकेट को मारने वाला, गगन चुंबी यानी गगन को चूमने वाला, इंपॉर्टेंट है आपका, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, पॉकेट मार भी आपका कई बार पूछा जा चुका है। फिर बात करते हैं पतित पावन की, तो पतित पावन यानी पापियों को पवित्र करने वाला। फिर आता है मतदाता, मत को देने वाला, ये भी इंपॉर्टेंट है। जल पिपासु ये भी आपका पूछा गया है कई बार, तो इसको भी याद रखिएगा। ये किसका उदाहरण है, कर्म तत्पुरुष। कभी कभी उदाहरण में ऐसा पूछ लेता है, जैसे कभी कभी सीधा पूछ लेगा, उदाहरण दे देगा व्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, और कभी कभी दे देता है करण तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष। तो इस सब चीज़ों में आपको पहचानना पड़ेगा, इसलिए आपको ये सब चीज़ें जाननी जरूरी है। फिर देखते हैं जेब कतरा, जेब को कतरने वाला, विरोध जनक विरोध को जन्म देने वाला। ओके,
विरोध को जन्म देने वाला। फिर देते हैं आपत्तिजनक, आपत्ति को जन्म देने वाला। काटफोड़, काठ को फोड़ने वाला यानी लकड़ी को फोड़ने वाला। मोक्ष प्राप्त यानी मोक्ष को प्राप्त, और यश प्राप्त यानी यश को प्राप्त। तो आई होप आपने कर्म तत्पुरुष को अच्छे से समझ लिया, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ आपका खेल इस पे है। आप दिया गया हो शब्द, शब्द का विग्रह कीजिए। अगर बीच में आपका को आ जा रहा है तो आपका क्या हो जाएगा, कर्म तत्पुरुष यानी कि द्वितीय व्यक्ति, ये चीज़ें हो जाएंगी। फिर हम आते हैं आगे, क्या है करण तत्पुरुष। दूसरा प्रकार क्या है, करण तत्पुरुष यानी कि तृतीय विभक्ति। तो इसमें क्या हम देखते हैं कि समस्त पद के बीच में, जो समस्त पद के बीच में है, करण कारक का कारक चिन्ह आ जाना चाहिए। करण कारक का विभक्ति चिन्ह क्या आ जाना चाहिए आपका, करण कारक का विभक्ति चिन्ह इसमें आना चाहिए। विभक्ति चिन्ह से या के द्वारा। तो ये समास विग्रह करने पर से या के द्वारा आना चाहिए, बस आपका से या के द्वारा आना चाहिए। तो बस इतना हमने लिख दिया, से या के द्वारा आना चाहिए। सारी चीज़ें लिखने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो हमने क्या देखा, एक बार और देखिएगा कि हमने देखा कि करण कारक जो है, करण तत्पुरुष में हम देखते हैं कि करण कारक का जो विभक्ति चिन्ह है, ओके, करण कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है, से या के द्वारा, ये दोनों आना चाहिए। इसमें से कोई भी आना चाहिए, तभी हम मानेंगे कि करण तत्पुरुष है। जैसा कि हमने आपको पहचान बताई थी कि जो चीज़ें हमसे जुड़ी हुई होंगी, यानी शरीर से जो चीज़ें अलग नहीं होंगी, वो हमारे से या के द्वारा आएंगी, जिसे हम उदाहरणों से स्पष्ट करते हैं। चलिए देखिए, लिखा है अश्रुपूर्ण। क्या लिखा हुआ है, अश्रुपूर्ण, यानी कि आंसुओं से पूर्ण। तो आंसू हमसे अलग नहीं है ना, तो आंसू से पूर्ण यानी अश्रुपूर्ण। तो ये चीज़ें हो गई हमारी। फिर तुलसी कृत, तो तुलसी के द्वारा कृत, कोई भी रचना है तुलसी के द्वारा कृत, तो तुलसी कृत हमारा करण तत्पुरुष हो गया। आँखों देखी यानी आँखों के द्वारा देखी। गोबर गणेश, गोबर से निर्मित जो गणेश जी हैं, तो गोबर गणेश बोला हमने, ओके। गोबर से निर्मित जो गणेश हैं उन्हें हमने क्या बोला, गोबर गणेश है। ये आपका इंपॉर्टेंट है। फिर बात करते हैं जन्मांध यानी जन्म से अंधा। जहाँ तक के जितने भी अंग विकार वाले हैं, अंग भंग वाली चीज़ें हैं, वो सारी करण तत्पुरुष में आ जाएंगी आपकी। फिर मुँह मांगा यानी मुँह के द्वारा मांगा या मुँह से मांगा। तो आपका से या के द्वारा सभी में आ रहा है, ओके। से लिखिए या के द्वारा, जो भी चीज़ें आए वो आपकी हो जाएंगी। फिर रत्न जड़ित यानी कि रत्न से जड़ित। मन चाहा, मन से चाहा। क्षुधातुर, अब देखिए क्षुधातुर, ये क्षुधा का मतलब होता है भूख, यानी कि भूख से आकुल या आतुर बोल सकते हैं, आकुल बोलिए। तो क्षुध मतलब क्या होता है, क्षुधा मतलब भूख होता है। तो क्षुधातुर यानी भूख से आतुर, और वचनबद्ध यानी कि वचन से बद्ध। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। देखिए करण तत्पुरुष यानी कि तृतीय विभक्ति, इसमें कारक चिन्ह कौन से होते हैं, से या के द्वारा, ओके। जो समस्त पद के बीच में, समस्त पद यानी इन दोनों पदों के बीच में क्या कारक चिन्ह जो होंगे वो से या के द्वारा होंगे। जैसा कि हमने देखा अश्रुपूर्ण यानी कि आंसुओं से पूर्ण, आंसुओं से पूर्ण। तुलसीकृत यानी तुलसी के द्वारा कृत। आँखों देखी, आँखों के द्वारा देखी। गोबर गणेश, गोबर से निर्मित गणेश। जन्मांध, जन्म से अंधा। मुँह मांगा, मुँह से मांगा या मुँह के द्वारा मांगा। रत्न जड़ित यानी रत्न से जड़ित। मन चाहा यानी मन से चाहा। क्षुधातुर यानी भूख से आतुर, ये हमने के लिख दिया है, भूख से आतुर, ओके। और वचनबद्ध यानी कि वचन से बद्ध। तो ये दो हो गए आपके उदाहरण। आई होप आप ये समझ गए होंगे कि कर्म तत्पुरुष और करण तत्पुरुष को हमने दो प्रकारों को जान लिया। अब हम आगे के प्रकारों को जानते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी महत्वपूर्ण है, सारी जहाँ तक एग्जाम में आपकी पूछी जाती हैं ज़्यादातर। देखिए आपका ये भी पूछा जा चुका है, मुँह मांगा भी पूछा जा चुका है, ये भी याद रखिएगा। तो चलिए अब हम आते हैं, करण हमने देखा, अब हम किस पे आते हैं, संप्रदान पे, ओके। चलिए ये देख लीजिए, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उदाहरण सारे आपके इंपॉर्टेंट हैं, एक बार स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, फिर हम देखते हैं। चलिए अब देखते हैं हम आगे। तीसरा क्या है हमारा, संप्रदान तत्पुरुष, यानी कि चतुर्थी तत्पुरुष भी कह सकते हैं, चतुर्थी विभक्ति भी कह सकते हैं। इसका समस्त पद के बीच कारक चिन्ह कौन सा लगता है, के लिए, संप्रदान के लिए, ओके। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है और उदाहरण भी आपके सारे जरूरी हैं, ओके। तो इसमें क्या हो गया, संप्रदान तत्पुरुष में चतुर्थी विभक्ति लगती है और इसमें क्या कारक चिन्ह आपका क्या हो गया, के लिए। अब हम देखते हैं उदाहरणों को कि उदाहरण का जब हम समास विग्रह करेंगे तो बीच में के लिए आएगा या नहीं आएगा। जैसे लिखा है यज्ञ वेदी, तो हम कह सकते हैं यज्ञ के लिए वेदी, ओके। देखिए के लिए आता है, यहाँ पर सब में आएगा, यज्ञ के लिए वेदी, तो क्या हो गया, यज्ञ वेदी हो गया। जैसे हमने कहा रसोई घर, यानी कि रसोई के लिए घर, ओके, रसोई के लिए घर। हमने कहा न्यायालय, न्याय के लिए आलय, यानी न्याय के लिए घर, ओके, न्याय के लिए आलय। आलय मीन्स भी क्या होता है, घर होता है। फिर हमने कहा वृद्धाश्रम, यानी वृद्ध के लिए आश्रम, वृद्धों के लिए आश्रम। वृद्धों के लिए आश्रम, सभी में देखिए आपका के लिए आएगा।
फिर हमने कहा हथकड़ी यानी हाथ के लिए कड़ी या कड़ा, हाथ के लिए कड़ी, के लिए आया सब में, के लिए कड़ी। फिर बात करते हैं बैलगाड़ी, बैलों के लिए गाड़ी, यानी बैल के लिए गाड़ी या बैलों के लिए गाड़ी, बैल के लिए गाड़ी। ओके, फिर आगे हमारा पुत्र शोक यानी पुत्र के लिए शोक, पुत्र के लिए शोक। फिर आगे बात करते हैं गुरु दक्षिणा यानी कि गुरु के लिए दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। फिर बात करते हैं युद्ध भूमि यानी कि युद्ध के लिए भूमि, युद्ध के लिए भूमि। अब चलिए इसको हम एक बार और देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट बनेगा आपका, ये सारे उदाहरण आपके जरूरी हैं, कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, तो जो ज़्यादा जरूरी है उन पे हम टिक करेंगे आपका। तो चलिए आगे हम देखते हैं। जैसे हमने क्या कहा आपका संप्रदान तत्पुरुष यानी कि चतुर्थी तत्पुरुष आपका आ गया। ओके, चतुर्थी विभक्ति, तो इसका कारक चिन्ह हो गया क्या। तो ऐसे हम जब समास हम का विग्रह करेंगे तो उसमें जब हम विग्रह करें तो उसमें के लिए आना चाहिए। जैसे हमने लिखा यज्ञ वेदी, तो यज्ञ के लिए वेदी आया आपका। रसोई घर ये आपका एग्जाम में पूछा गया, इंपॉर्टेंट है, तो रसोई के लिए घर। ये न्यायालय भी आपका पूछा गया है, न्यायालय, न्याय के लिए आलय सब में के लिए आया। वृद्धाश्रम, वृद्धों के लिए आश्रम। हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी, ये भी आपका पूछा गया है एग्जाम में। और बैलगाड़ी ये भी पूछा गया है, तो बैल के लिए गाड़ी या बैलों के लिए गाड़ी। पुत्र शोक यानी पुत्र के लिए शोक। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। और युद्ध के लिए भूमि। तो ये सारे उदाहरण आपके हो गए किसके, संप्रदान तत्पुरुष के। तो ऐसे ही आप जो भी उदाहरण देखेंगे, अगर ऐसा क्वेश्चन में कुछ आ रहा है तो आप तुरंत समास विग्रह करेंगे और उसमें जो भी कारक चिन्ह आपको पता चल रहा है तो वही आपके हो जाएंगे, समास हो जाएगा, वो तत्पुरुष आपका समास हो जाएगा। ओके, तो चलिए हमने ये देख लिया। चलिए हम एक बार इसको और रिपीट कर लेते हैं जल्दी से। संप्रदान तत्पुरुष, चतुर्थी विभक्ति, कारक चिन्ह क्या है, के लिए। यज्ञ वेदी, यज्ञ के लिए वेदी। रसोई घर, न्यायालय, वृद्धाश्रम, हथकड़ी, बैलगाड़ी, पुत्र शोक, गुरु दक्षिणा और युद्ध भूमि। ये सारी चीज़ें आपकी हमने इसीलिए लिख दी हैं, पहले स्लाइड में हमने आपको ऐसे समझा दिया था, लेकिन इसमें हमने लिख दिया है आपका। ओके, अब चलिए हम आते हैं यहाँ पर अपादान तत्पुरुष, पंचमी विभक्ति। यहाँ पर जरूर समझिएगा, करण तत्पुरुष को हम यहाँ पर मैच करते हैं। करण तत्पुरुष का भी आपका क्या कारक चिन्ह था, से। और हमने वो उसमें कहा था से जो है किसी चीज़ में जुड़ा हो, जैसे अश्रुपूर्ण हमने कहा था, आंसुओं से पूर्ण जो चीज़ें शरीर से जुड़ी हुई हो या किसी चीज़ से जुड़ाव हो, तो वो चीज़ें थी। और यहाँ जो अपादान तत्पुरुष है, पंचमी विभक्ति, यहाँ पर कारक चिन्ह आपका है से अलग होने के संबंध में, से अलग होने के संबंध में, यानी ये अलग होना प्रदर्शित करेगा, अलग होने के संबंध में, ये याद रखिएगा, से अलग होने के संबंध में। तो ये क्या करेगा, अलग होना प्रदर्शित करेगा। जैसे कि उदाहरण क्या है पर रोग मुक्त, तो क्या हो गया, रोग से मुक्त, यानी कि जब कोई भी मनुष्य रोग से मुक्त होगा, यानी रोग से पूरी तरह मुक्त हो जाएगा, यानी कि एकदम अलग हो जाएगा कोई, क्योंकि वो रोग से जुड़ा नहीं रहेगा। तो क्या हो गया, ये अपादान तत्पुरुष हो गया, रोग से मुक्त। नेत्रहीन, देखिए नेत्रहीन का मतलब एकदम अंधा, उसके पास आंखें नहीं है, एकदम आंखें उससे कहीं दूर हैं, अलग हैं, तो उसके पास कोई आंखें नहीं है, तो नेत्रहीन यानी नेत्र से हीन। तो उसके पास क्या है, आंखें नहीं है, वो नेत्र से हीन है, यानी आंखें उसके पास हैं ही नहीं, अलग हैं। धनहीन यानी धन से हीन है, वो व्यक्ति क्या है, धन से हीन है। तो इसमें आपस में जुड़ाव हम कहीं नहीं देखते हैं। ऋण मुक्त यानी कोई भी व्यक्ति है वो ऋण से मुक्त हो गया, यानी उसके पास अब कोई भी ऋण नहीं है, ऋण से मुक्त। विद्या रहित, कोई भी व्यक्ति है जो विद्या से बिल्कुल रहित है, उसके पास विद्या नहीं है, विद्या से रहित। देखिए रहित मतलब क्या होता है, वो चीज़ें उसके पास नहीं है, सहित मतलब है। शक्तिहीन, कोई भी व्यक्ति है जो शक्ति से हीन है, यानी कि उसके पास शक्ति ही नहीं है, शक्ति से हीन। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखेंगे। फिर हमने देखा देश से निकाला। अब देखिए जो जिसको भी देश से निकाल दिया गया वो क्या देश में जुड़ा हुआ है, नहीं जुड़ा हुआ है, वो देश से निकाल दिया गया, तो हम यहाँ कहते हैं देश निकाला, देश से निकाला। फिर हमने कहा भयभीत, यानी कि भय से भीत, यानी भय से डरा हुआ। ओके, भय से भीत। फिर देखते हैं लोकोत्तर, लोकोत्तर मतलब होगा लोक से परे। ओके, लोक से परे, लोक से परे। तो ये हो गया किसका आपका। अब उदाहरण आप लगाएंगे तो जब विग्रह करेंगे समास तो खुद ही आपको पता चल जाएगा कि चीज़ें क्या है आपकी। तो ये चीज़ें देख लीजिए आप। तो हमने कहा पहले अपादान तत्पुरुष यानी पंचमी विभक्ति, इसका कारक चिन्ह क्या है, से है, अलग होने के संबंध में। जैसे हमने कहा रोग मुक्त यानी रोग से मुक्त। नेत्रहीन यानी नेत्र से हीन, यानी नेत्र ही उसके पास नहीं है। धनहीन यानी उस व्यक्ति के पास धन ही नहीं है, धन से बिल्कुल अलग है। ऋण मुक्त यानी ऋण से मुक्त। विद्या रहित यानी विद्या से रहित। शक्तिहीन यानी शक्ति से हीन। देश निकाला, जिसको भी देश से निकाल दिया गया यानी बाहर कर दिया गया। भयभीत, भय से भीत। और लोकोत्तर यानी लोक से परे। तो ये चीज़ें हो गई आपकी किसकी, अपादान तत्पुरुष की। तो अपादान तत्पुरुष अलग होने को दर्शाता है और करण तत्पुरुष मिलने को दर्शाता है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। ओके।
तो ये हो गई आपकी संप्रदान तत्पुरुष और ये हो गया अपादान तत्पुरुष। अब 2 तत्पुरुष और बचते हैं, उनको भी हम देखते हैं, फिर हम आगे देखते हैं क्या चीज़ें हैं। तो ये सारे उदाहरण जो भी हैं इंपॉर्टेंट हैं आपके, तो इनको आप क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो जल्दी से ले लीजिए, फिर हम आगे आते हैं। चलिए अब हम देखते हैं आगे। आगे हमारा 5वां नंबर पे क्या आता है कि संबंध तत्पुरुष यानी कि षष्ठी विभक्ति। तत्पुरुष समास का 5वां भाग क्या है, 5वां प्रकार क्या है, संबंध तत्पुरुष यानी षष्ठी तत्पुरुष। इसका कारक चिन्ह क्या है, संबंध का है का, की, के। अब देखिए समस्त पद के बीच अगर का, की, के चिन्ह आ जाता है तो क्या हो जाएगा, हमारा संबंध तत्पुरुष हो जाता है। जैसा कि हम उदाहरणों से देखते हैं, जैसे लिखा है भारत रत्न, तो हम लिखेंगे भारत के रत्न। ओके, भारत के रत्न, देखिए आ गया के। ओके, फिर लिखेंगे पुष्प वर्षा, तो हम लिख सकते हैं पुष्पों की वर्षा। एक पुष्प की तो वर्षा होती नहीं है, पुष्पों की वर्षा, इसमें की चिन्ह आ गया। फिर रामोपासक, ये इंपॉर्टेंट है, पुष्प वर्षा भी आपका इंपॉर्टेंट है, पूछा गया। रामोपासक यानी राम का उपासक, राम का उपासक। फिर आगे हम देखते हैं, देखिए कन्यादान, कन्या का दान, कन्या का दान, तो इसमें भी कहा आ गया आपका, ये भी इंपॉर्टेंट है आपको, कई बार पूछा जा सकता है। घुड़ दौड़ यानी कि घोड़ों की दौड़, घोड़ों की दौड़। फिर हमने देखा दीपावली, दीपावली का मतलब ये सारे पूछे गए हैं आपके। दीपावली यानी दीपों की आवली, क्या कह सकते हैं, दीपों की आवली। देखिए दीपों की आवली, तो आवली मतलब क्या था, आवली मतलब होता है कतार, तो यानी कि दीपों की कतार, इसका आवली का अर्थ होता है कतार होता है, याद रखिएगा। फिर हमने देखा सुर वृंद, तो सुर की वृंद, यानी सुरों का वृंद, सुरों का वृंद। अब देखेंगे आप वृंद क्या होता है, तो वृंद मतलब होता है समूह, ये भी याद रखिएगा। वृंद मतलब होता है आपका समूह, तो सुरों का वृंद यानी कि समूह। तो कठपुतली, काठ की पुतली, काठ की पुतली। फिर क्या है, राजनीति यानी कि राजा की नीति। सारी चीज़ों को हम स्पष्ट करते हैं, राजा की नीति। फिर बात करते हैं चंद्रोदय यानी चंद्र का उदय, चंद्र का यानी चंद्रमा का उदय यानी कि चंद्रोदय। चलिए एक बार और देखते हैं, हमने क्या देखा, संबंध तत्पुरुष। तो संबंध तत्पुरुष में हम क्या देख रहे हैं कि षष्ठी विभक्ति है, कारक चिन्ह इसमें कौन सा लग रहा है, का, की, के। तो हम कहीं भी अगर समास विग्रह करेंगे तो उनमें का, की, के आएगा, तो वो हमेशा हमारा संबंध तत्पुरुष होगा। जैसे हम लिखा भारत रत्न यानी कि भारत के रत्न, पुष्प वर्षा यानी पुष्पों की वर्षा, जैसा कि हमने देखा इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें। फिर देखा रामोपासक यानी राम का उपासक। फिर कन्यादान यानी कि कन्या का दान। घुड़ दौड़, घोड़ों की दौड़। दीपावली, दीपों की आवली, और आवली मतलब क्या होता है, कतार होता है, याद रखिएगा। फिर हमने देखा सुर वृंद यानी सुरों का वृंद या सुरों की वृंद कह सकते हैं, तो वृंद मतलब होता है समूह, ये भी याद रखिएगा। ओके, फिर कठपुतली तो यानी काठ की पुतली यानी लकड़ी की पुतली, काठ मतलब क्या होता है, लकड़ी होता है। फिर देखते हैं राजनीति यानी कि राजा की नीति, और चंद्रोदय यानी चंद्र का उदय। तो हमने ये देखा संबंध तत्पुरुष हमारा स्पष्ट हो गया। आप 1 या 2 बार आप वीडियो देखेंगे तो आपकी सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी, बस आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। अब हम देखते हैं यहाँ आगे हमारा आखिरी क्या है, छठा क्या है, अधिकरण तत्पुरुष। ओके, तो अधिकरण तत्पुरुष जो है, इसमें जो है कारक चिन्ह क्या होता है, समस्त पद के बीच में क्या आएगा, में और पर। इसमें अगर ये कारक चिन्ह कहीं भी समास विग्रह करने पर आ रहा है तो हमारा हमेशा क्या होगा, अधिकरण तत्पुरुष होगा। ओके, तो चलिए हम उदाहरणों को भी देख लेते हैं जल्दी से। तो उदाहरण को हम देखते हैं, लोकप्रिय यानी कि लोक में प्रिय। ओके, लोक में प्रिय, तो क्या हो गया, लोकप्रिय। अब देखिए घृतान्न लिखा है, क्या लिखा है, घृतान्न लिखा है, तो घृतान्न का क्या होगा, घी में पका अन्न, घी में पका अन्न इंपॉर्टेंट है आपका। तो ये चीज़ें जो हमने कुछ नए भी शब्द लिए हैं उनको भी देखिए। अब देखिए रेलगाड़ी लिखा है। ओके, तो रेलगाड़ी क्या होता है, तो इसका क्या होगा, रेल मतलब होता है पटरी, हमेशा याद रखिएगा, रेल मतलब होता है पटरी, इसको ट्रेन मत समझिएगा। ओके, पटरी पर चलने वाली गाड़ी तो वो होती है रेलगाड़ी, रेल मतलब होता है पटरी, तो हम लिख देते हैं पटरी पर चलने वाली गाड़ी, पटरी पर चलने वाली गाड़ी। तो क्या हो गया, वो रेलगाड़ी हो गई। ये आपका पूछा भी गया है कई जगह। तो हमने क्या देखा है, तो या रेल की गाड़ी लगा देंगे तो आपका गलत हो जाएगा संबंध तत्पुरुष। ओके, तो रेलगाड़ी यानी पटरी पर चलने वाली गाड़ी, रेल मतलब पटरी होती है, याद रखिएगा। फिर आत्मनिर्भर यानी आत्मा पर निर्भर, आत्मा पर निर्भर, तो क्या हो गया, आत्मनिर्भर हो गया। वाहनारूढ़ यानी वाहन पर आरूढ़ यानी वाहन पर सवार, वाहन पर
आरूढ़, आरूढ़ मतलब क्या हो जाएगा, सवार, ये याद रखिएगा। फिर हमने देखा कवि श्रेष्ठ, यानी कवियों में श्रेष्ठ कह सकते हैं। एक कवि तो श्रेष्ठ होगा नहीं, तो वो कवियों में ही तो श्रेष्ठ होगा, तो कवियों में श्रेष्ठ। फिर बात करते हैं कवि पुंगव, ये याद रखिएगा, कवि पुंगव, दोनों का अर्थ एक ही है। ओके, कवि जो श्रेष्ठ लिखा है और कवि जो पुंगव लिखा है, तो ये क्या है, दोनों एक ही है। तो पुंगव मतलब क्या होता है, इसका मतलब भी श्रेष्ठ होता है, तो इसलिए हमने इसको दोबारा लिख दिया है। तो ये भी हम लिख सकते हैं कवि, कवियों में श्रेष्ठ, इसका भी, क्योंकि पुंगव मतलब भी श्रेष्ठ होता है, तो कवियों में श्रेष्ठ इसका भी हमारा बन जाएगा, क्योंकि पुंगव मतलब क्या होता है, श्रेष्ठ होता है, याद रखिएगा। इसीलिए हमने ये दोनों उदाहरण को यहाँ पर मेंशन किया है। आनंद मग्न, यानी कि आनंद में मग्न, क्या हो जाएगा, आनंद में मग्न। फिर आत्मविश्वास, यानी आत्मा पर विश्वास, आत्मा पर विश्वास या आत्मा में विश्वास कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, आत्मा पर विश्वास। तो ये हो गया हमारा आखिरी, क्या हो गया, तो हमने देख लिया इसको, अधिकरण तत्पुरुष, सप्तमी विभक्ति, कारक चिन्ह क्या था, में पर, अगर समास विग्रह करने पर समस्त पद के बीच में में यहाँ पर आ जाए तो क्या हो जाएगा, अधिकरण तत्पुरुष हो जाएगा। हमने उदाहरण क्या देखा, लोकप्रिय, यानी लोक में प्रिय, देखिए में यहाँ पे आ गया। ओके, फिर हमने देखा घृतान्न, तो घी में पका हुआ अन्न, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, नया शब्द है आपका, घी में पका अन्न। रेलगाड़ी, यानी पटरी पर चलने वाली गाड़ी, पर आया यहाँ पर आपका आत्मनिर्भर, आत्मा पर निर्भर। वाहनारूढ़, वाहन पर आरूढ़। कवि श्रेष्ठ, यानी कवियों में श्रेष्ठ। कवि पुंगव, यानी कवियों में पुंगव, यानी कवियों में श्रेष्ठ, इसका मतलब भी श्रेष्ठ ही होगा, पुंगव का मतलब श्रेष्ठ है। आनंदमग्न, यानी आनंद में मग्न, और आत्मविश्वास, यानी कि आत्मा पर विश्वास। तो ये हो गए हमारे तत्पुरुष समास के परसर्ग के आधार पर 6 प्रकार। अब इसमें नोट में आप लिखिएगा 2 तत्पुरुष और हैं जो इनसे थोड़ा अलग हैं, वो भी आते हैं तत्पुरुष समास के अंतर्गत ही। तो जो मेन प्रकार हो गए वो आपके यही 6 प्रकार हुए, कर्म, करण और ये सारे जो भी यहाँ तक अधिकरण तक, ये सारे इंपॉर्टेंट हो गए। तो इनका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम उन दो समासों को भी जान लेते हैं जो तत्पुरुष के ही अंतर्गत आते हैं, वो हमेशा एग्जाम में हमारे पूछे जाते हैं और इम्पॉर्टेंट भी हैं। तो चलिए हम इसको देखिए, आप इसको मिटाइए, फिर हम उसको लिखते हैं, फिर बताते हैं। चलिए, ये हो गया। तो हम देखते हैं कि ये 2 तत्पुरुष जो अलग से हैं हमारे, और जहाँ से हमारे क्वेश्चन अक्सर बनते हैं, तो उनको हमने लिया है नए तत्पुरुष और अलुक तत्पुरुष। आप पिछले पेपर अगर उठा के देखेंगे तो आपको यहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे, और ये इंपॉर्टेंट भी आपके बहुत बनते हैं, और अक्सर आपको ये नहीं पढ़ाया जाता है। ओके, और सिर्फ तत्पुरुष के 6 भाग आपको पढ़ा दिए जाते हैं, ये अक्सर नहीं पढ़ाए जाते। तो इसके जितने भी संभावित उदाहरण हैं और जितने भी आते हैं उदाहरण, जितने भी पूछे जाने की संभावना है, सभी उदाहरणों को हमने लिया है। तो पहले हमने नए तत्पुरुष लिया है, उसके बाद क्या लिया है, अलुक तत्पुरुष। तो हम देख सकते हैं, जैसे कि हमने पहले क्या लिया है, नए तत्पुरुष। तो नए तत्पुरुष में हम कह सकते हैं, लिखा है कि जिस शब्द में ना के अर्थ में, ओके, जिस शब्द में ना के अर्थ में आ अथवा अन का प्रयोग हो, यानी कोई भी शब्द हो जिसमें जो ना के अर्थ में आ या अन का प्रयोग हो। आ या अन है तो उसका ना के अर्थ में आ और अन का प्रयोग करेंगे, तो हम विग्रह करेंगे, तो उसके बाद जान लेते हैं। तो नए तत्पुरुष होता है जहाँ पर आ या अन आएगा, आपका ये याद रखिएगा। तो जिस शब्द में ना के अर्थ में आ अथवा अन का प्रयोग होगा, वो क्या हो जाएगा, हमारा नए तत्पुरुष हो जाएगा। ओके, जैसे लिखा है असभ्य लिखा है, तो हम लिख देंगे ना सभ्य। ओके, तो ना सभ्य, तो आ के अर्थ में क्या ना का प्रयोग हो गया, ना के अर्थ में आ का प्रयोग, या आ के अर्थ में ना का प्रयोग। अनंत, यानी कि ना अंत, आ की जगह ना का प्रयोग हुआ। ओके, फिर अभाव, यानी कि ना भाव, तो ये इसका विग्रह हुआ है सारी चीज़। अन्याय, देखिए अन यहाँ पर आया, अन के अर्थ में भी ना का प्रयोग होगा। ना न्याय, अन्याय यानी ना न्याय, क्या कहेंगे हम, अन्याय यानी कि ना आय, ना न्याय। अचल को कहेंगे नाचल, और अकृतम को कहेंगे नाकृतम। तो ये इतने उदाहरण आपके इसमें हो गए। आई होप आप समझ गए होंगे। कितने हो गए, 6 उदाहरण आपके हो गए इसमें। कि 1-2 उदाहरण और लिख देते हैं, अधर्म लिख देते हैं। ओके, 1-2 उदाहरण और बचे हैं आपका, तो अधर्म लिख देते हैं, यानी कि ना धर्म। अधर्म का मतलब क्या हो जाएगा आपका, ना धर्म। ना धर्म भी कर सकते हैं, आ की जगह ना हो गया, या ना की जगह हम आ कह सकते हैं। और एक ले लेते हैं अनपढ़। ओके, अनपढ़ ले लेते हैं, अनपढ़। तो ये सारे उदाहरण आपके आ गए, यानी अनपढ़ का मतलब ना पढ़। क्या आ गया, ना पढ़, यानी कि पढ़ा लिखा नहीं, यानी कि ना पढ़, अनपढ़ हो गया। तो एक बार इसको हम और उदाहरण को समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। देखिए, तो हमने कहा नए तत्पुरुष। ओके, नए तत्पुरुष में हमने क्या कहा कि ना के अर्थ में आ या अन का प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे कि हमने देखिए ना के अर्थ में असभ्य, यानी कि ना सभ्य। अनंत, अन आया यहाँ पे ना आ गया। अनंत यानी कि ना अंत। अभाव, ना भाव। अन्याय, ना न्याय।
और अचल यानी कि न चल, अकृतम ना कृतम, अधर्म यानी कि ना धर्म, और अनपढ़ यानी कि ना पढ़। तो ये सारे उदाहरण इंपॉर्टेंट है और इसी में से आपके पूछे जाते हैं हर बार। ओके, तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इनको याद रखिएगा। ये बहुत ज़्यादा आपके इंपॉर्टेंट बनेगा। जितने भी उदाहरण बन सकते थे वो सभी आपके यहाँ पर लिए गए हैं, तो ये आप जरूर याद रखिएगा और यहाँ से आपके क्वेश्चन भी बनते हैं। चलिए हम आगे आते हैं। अलुक तत्पुरुष। अब हमने नए तत्पुरुष जाना, अब हम देखते हैं अलुक तत्पुरुष। तो इसमें दिया है कि जिस तत्पुरुष में पहले पद की विभक्ति ओके का लोप नहीं होता है। ओके, इसमें क्या दिए हैं कि पहले पद की विभक्ति का लोप नहीं होकर उसी में समाहित हो जाता है। इसमें लोप किसी का नहीं होता है, बस उसी में क्या हो जाता है, समाहित हो जाता है। और इसमें ये उदाहरण हमने क्या लिखे हैं, युधिष्ठिर, मनसिज, खेचर, निशिचर, वाचस्पति और आत्मनेपद। तो हम देखते हैं अब। तो ये युधिष्ठिर का मतलब युद्ध में स्थिर रहने वाला, तो इसको भी बता देते हैं, युद्ध में स्थिर रहने वाला। तो ये हो गया युधिष्ठिर का विग्रह। हमने क्या किया, युद्ध में स्थिर रहने वाला। फिर हम कहते हैं मनसिज यानी कि मन में उत्पन्न, मन में उत्पन्न यानी कि कामदेव। तो ये याद रखिएगा। तो ये सारे मनसिज का मतलब क्या होता है, मनसिज मतलब कामदेव का अर्थ क्या होता है, मनसिज होता है, या मनसिज का अर्थ क्या होता है, कामदेव होता है। तो मनसिज यानी कि मन में उत्पन्न। फिर हम देखते हैं खेचर यानी कि आकाश में विचरण करने वाला। खेचर यानी कि आकाश में विचरण करने वाला। आकाश में विचरण कौन करता है, आकाश में विचरण करने वाला। तो आकाश में विचरण कौन करता है, आकाश में विचरण करता है पक्षी। तो यानी कि खेचर मतलब पक्षी होता है, इसको भी याद रखिएगा। फिर हमने देखा निशिचर। निशिचर में हमने क्या देखा, रात में विचरण करने वाला। तो रात में विचरण कौन करता है, ओके, राक्षस कह सकते हैं। ओके, रात में विचरण कर, निशिचर यानी कि रात में विचरण करने वाला, रात में विचरण करने वाला। तो कौन हो सकता है निशिचर, मतलब निशाचर, निशिचर बोलते हैं, राक्षस हो गया। तो ये हो गया आपके। फिर देखते हैं वाचस्पति। तो वाचस्पति मतलब क्या होता है, वाक में पति यानी कि बृहस्पति भगवान। वाचस्पति यानी कि बृहस्पति भगवान। तो वाक में पति लिख सकते हैं, वाक में पति यानी कि बृहस्पति भगवान, बृहस्पति यहाँ पर लिख देते हैं। तो हमारा ये हो गया। फिर लास्ट में क्या बचा, आत्मनेपद। क्या हो गया, आत्मनेपद यानी कि स्वयं में उत्पन्न, स्वयं में उत्पन्न। अब चलिए एक बार हम और समझते हैं, बस ये क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। हमने क्या देखा, पहले हमने नए तत्पुरुष को अच्छे से समझ लिया। फिर हम देखते हैं अलुक तत्पुरुष। ओके, क्या देखते हैं, अलुक तत्पुरुष में हमने देखा है कि जिस तत्पुरुष में पहले पद की विभक्ति का, इसमें किसी भी विभक्ति का लोप नहीं होता है, बस उसी में समाहित हो जाता है। तो पहले हमने क्या लिया, युधिष्ठिर उदाहरण है हमारा, मनसिज है, खेचर है, निशिचर है, वाचस्पति है, आत्मनेपदी है। ये सारे उदाहरण रट लीजिएगा, इसके अलावा इसका कोई भी उदाहरण नहीं है अलुक तत्पुरुष का। बस इतने ही उदाहरण हैं जितने यहाँ पे लिखे हुए हैं, बस यही उदाहरण है, इसके अलावा इसका कोई भी उदाहरण नहीं है, ये याद रखिएगा। तो ये आप एकदम रट लीजिए, याद कर लीजिए कि अगर यहाँ से आता है इन सभी में से तो आपका क्या होगा, अलुक तत्पुरुष होगा। तो हमने देखा युधिष्ठिर यानी कि युद्ध में स्थिर रहने वाला, मनसिज यानी मन में उत्पन्न, ये कामदेव की पर्यायवाची मनसिज हो जाती है। खेचर यानी आकाश में विचरण करने वाला कौन, पक्षी, खेचर मतलब पक्षी। और निशिचर यानी रात में विचरण करने वाला राक्षस हो गया। वाचस्पति यानी कि वाक में पति यानी बृहस्पति है। और आत्मनेपदी यानी स्वयं में उत्पन्न। ओके, तो इसके साथ क्या होता है, आपका पूरा का पूरा तत्पुरुष समास हमने खत्म कर दिया। जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी सभी हमने देख ली। तो आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद हम बात करते हैं। ओके, तो चलिए आपको क्लास अच्छी लगी होगी, तो अगर अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, थोड़ा सा रिस्पांस दीजिए, उससे मोटिवेशन मिलता है। थोड़ा सा देखते रहिए, क्योंकि अगर आप यहाँ से क्लास ले रहे हैं तो आपको कोई भी ऐसी फील नहीं आएगी कि हम यूट्यूब पे बकवास पढ़ रहे हैं। जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वही चीज़ें हम आपको बता रहे हैं, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगी या पूछी जाएंगी परीक्षा में। एकदम ऐप की फीलिंग आएगी, जैसा कि हमने पहले भी आपको कहा था कि अगर आप हमारी क्लास लेंगे तो आपको कंटेंट ऐसा दिखेगा कि जैसे लगेगा हम ऐप पे ही पढ़ रहे हैं। ओके, तो ठीक है, इसी के साथ हम वीडियो खत्म करते हैं। तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन दबाना नहीं भूलेंगे। और हमारे टेलीग्राम चैनल को आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको चीज़ों की पीडीएफ भी मिल जाएगी। टीचिंग लर्नर्स बाय शालिनी श्रीवास्तव। तो ये हमारा हो गया, आज तत्पुरुष समास खत्म हो गया। और कल हम जहाँ तक समास को खत्म कर देंगे, क्योंकि तत्पुरुष समास आपका लंबा था, बहुत ज़्यादा बड़ा था, तो इसलिए आज नहीं खत्म हो पाया पूरा। तो कल हम जहाँ तक समास को खत्म कर देंगे, इसके बाद हम कोई नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और आपका हिंदी में गारंटी हमारी है कि 30 में 30 हम आपको दिलाएंगे। उसके बाद आपकी इच्छा, आप पढ़िए या ना पढ़िए, क्योंकि आपको कंटेंट आपको देख के पता चलेगा कि हाँ क्या चीज़ है। आज नहीं तो बाद में देखिएगा। ओके, और पिछली सारी वीडियो देखते रहिए। तो चलिए इसी के साथ वीडियो खत्म करते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।